बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, FM 101.4 मीरपुर के मकबूल क्लासिफाइड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी में हमारी आज की कंसल्टेंट डॉक्टर जो मेहमान हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जहां भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में आपने सर्व किया, आपके दस्ते मसीहाई को लोगों ने हमेशा दुआएं दी, अच्छे लफ्ज़ों में याद किया। हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अशफाक, जिनके नाम के साथ आपके वालिद मोहतरम वालिद गिरामी का नाम सईद, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया सईद भी कहा जाता है आपको। आपके जो हस्बैंड हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद राजा, वो इस वक्त यूरोलॉजिकल ट्रांसप्लांट सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मीरपुर में, और आप यहाँ पर डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अशफाक साहिबा, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आजकल हम देखते हैं कि अमूमन लोगों के लिए बड़ा आसान टारगेट है उन लोगों को जिनको कोरोना पेंडेमिक के दौरान हेल्थ हीरोज़ कहकर उनको सल्यूट किए जा रहे थे, उन्हें सलाम किए जा रहे थे। पुलिस के महकमे से लेकर आम पब्लिक तक उनको हाथ उठाकर दुआएं भी देती थी और सलाम भी करती थी। अमूमन जिस तरह की हम ख़बरें सुनते हैं, देखिए जी वो गायनी डिपार्टमेंट में बंदा जिंदा गया, हामला खातून, और वो जनाब वहाँ से लाश वापस आई। इस रवैये को आप क्या कमेंट करेंगी डॉक्टर शाजिया साहिबा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब, आपने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लूँ कि हम जो DHQ हॉस्पिटल मीरपुर है, इसमें हमारा जो वर्कलोड कितने, हम तकरीबन 10,000 एडमिशन पर ईयर्स है DHQ हॉस्पिटल में, और हमारी जो बच्चों की जो पैदाइश है तकरीबन ये पर मंथ हमारा जो पर ईयर है 6,000 से ये क्रॉस करती है। 600 to 700 पर मंथ हमारी डिलीवरीज़ हैं। डेली के तकरीबन हमारी 15 एवरेज डिलीवरीज़ हैं, जिसमें सिज़ेरियन सेक्शन भी हैं और नॉर्मल डिलीवरीज़ भी हैं। दूसरी सबसे ये है कि जो पूरे मीरपुर डिवीज़न में एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल सिर्फ DHQ हॉस्पिटल मीरपुर ही है, जहाँ भीमबर, डुडियाल और इसके अलावा जो है ना चढ़ोई और ये सारी जगहों से पेशेंट रेफ़र होकर आते हैं। तो जब भी कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल होता है, ज़ाहिर है वहाँ सिक पेशेंट ही रेफ़र होकर आते हैं, और सिक पेशेंट जब आता है तो उसमें डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगा देते हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ऐसी इरिवर्सिबल कंडीशन में आता है कि उसका रिवाइवल मुश्किल है, मतलब उसको सर्वाइव करना उसका मुश्किल होता है। हालांकि हम जितना हमारे पास जितनी जो पॉसिबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम वो यूज़ करते हैं। जब इस तरह का क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम जब काउंसल करते हैं, उनको बता भी देते हैं कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है और इसमें इतने % चांसेस हैं कि पेशेंट सर्वाइव करेगा और इतने % हैं कि ये सर्वाइव ना भी करे। और ये रेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल मीरपुर का है वैसे ही है जैसे किसी पाकिस्तान के बड़े अस्पताल जैसे PIMS का है या CMH का है। ये अमवात वहाँ भी होती हैं, वहाँ भी ये कॉम्प्लिकेशंस डील की जाती हैं। इसी तरह से हम भी, अल्लाह का शुक्र है, हमारा पूरा जो गायनी डिपार्टमेंट है तकरीबन हम 10 कंसल्टेंट हैं और 10 के 10 अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हैं, क्लासीफाइड हैं और अपनी बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन लोगों के रवैये ये हैं कि वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर के बराबर है। तो लोगों के रवैये ये हैं कि जब कोई पेशेंट सर्वाइव करता है या क्रिटिकल पेशेंट, तो कभी आज तक किसी ने एक वर्ड ऑफ थैंक या लेटर ऑफ थैंक्स, तो चलो दूर की बात है, या कोई खबर भी लगाई हो कि हम इस रवैये से मुतमईन हैं या हमारा सिक पेशेंट था, सीरियस था, वो पेशेंट सर्वाइव कर गया ये। लेकिन खुदा ना खास्ता जो ऑलरेडी सिक पेशेंट आते हैं, अगर उनमें से कोई किसी की डेथ हो जाती है या कोई पेशेंट ऑब्स्टेटिक्स, आपको पता है कि जो ये ज़चगी का अमल है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दौरान हमल और डिलीवरी के बाद 40 दिन तक औरत के पाँव कब्र में होते हैं। तो ये इसलिए वैसे ही नहीं बोला जाता, ये इसलिए बोला जाता है कि इंसान की बॉडी के अंदर जितनी चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस में जैसे खून जो हामला होते हैं उनका थिक हो जाता है खून उनका, तो क्लॉट बन जाता है, और बाज़ बार डिलीवरी के बाद वो क्लॉट अगर ट्रैवल करके सांस की नाली में चला जाए या दिल में, तो एकदम पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसमें किसी डॉक्टर का कसूर नहीं होता। आम तौर पे ये तासर दिया जाता है कि जी गलत टीका लगने की वजह से मरीज़ मार गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक सुपरवाइज टीम है और सुपरवाइज ही सारा कुछ किया जा रहा होता है। अब पिछले लास्ट वीक की मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो मैंने केस डील किया, मुझे सुबह 5:45 के करीब एक कॉल आई कि पेशेंट रेफ़र होकर आई थी हमारे पास चढ़ोई से, जहाँ एक प्राइवेट किसी नॉट अ डॉक्टर, किसी मिडवाइफ ने या LHV ने या जो भी कोई स्टाफ थी उसने
एक पेशेंट की जिसके पहले से बड़ा ऑपरेशन हो चुका था, उसकी सफाई की और सफाई के दौरान उसकी बच्चेदानी फट गई अंदर से, वो डायग्नोज नहीं कर सकी, पेशेंट शॉक में चली गई और जब पेशेंट हमारे पास आई है तो शॉक में थी। हमने पहले पेशेंट को रिससिटेट किया और उसके बाद तकरीबन 6 o'clock से लेके 9:15 तक मैं ऑपरेशन थिएटर में रही। इसी दौरान हमने जो वास्कुलर सर्जन है डॉक्टर इशफाक जो उनको भी बुलाया, उन्हें आगे उनकी वेसल्स लाइगेट की बड़ी जो खून की सप्लाई करने वाली नालियाँ हैं वो भी हमें बांधनी पड़ी, इंटरनल आइलिक आर्टरीज लाइगेशन कहते हैं उसको। और तकरीबन हमने उस 2.5 घंटे के दौरान तकरीबन उसको हमने 12 बोतलें उसको खून की लगी हैं, जिसमें सफ़ेद खून भी था, सुर्ख भी। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट रिवाइव हो गई, बच गई पेशेंट, सारा कुछ। लेकिन ये बात है कि ये थोड़ा सा मेरा मैसेज है आवाम के लिए कि आप खुदारा अपने जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जिनमें अगर किसी पेशेंट का बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ है पहले, या किसी के जुड़वां बच्चे हैं, या किसी का 8वां 10वां बच्चा है, ये सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचने की ज़रूरत होती है। तो आप बराए मेहरबानी जल्दी आ जाया करें, ताकि पेचीदगी के बाद जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हमारे पास आपको पता है कि जब ज़चगी के दौरान खून पड़ना शुरू हो जाए एक दफ़ा, तो सिर्फ शुरू का 1 घंटा होता है हमारे पास। अगर उस 1 घंटे में हम कुछ कर गुजरे हैं तो मरीज़ बच जाता है, अगर उस 1 घंटे में हम कुछ ना कर पाएँ तो मरीज़ के गुर्दे फेल हो जाते हैं, फिर मरीज़ मल्टीपल आर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इस पेशेंट के साथ है, जब हमारे पास आई गुर्दे उसके ऑलरेडी फेल हो चुके हुए थे, उसकी यूरिन बिल्कुल पेशेंट का नहीं आ रहा था, और सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसका फिर डायलिसिस के लिए हमने उसको हमारे डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया है तो उसको रेफ़र करना पड़ा डायलिसिस के लिए, अदरवाइज़ पेशेंट स्टेबल थी। तो ये है कि एक तो हेल्थ एजुकेशन पेरिफेरी में दी जाए, और जितनी भी हमारे रिमोट एरियाज़ में लेडीज़ हैं जो मेरा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, जो मर्द हज़रात हैं, जो ख़वातीन हैं, बराए मेहरबानी आप ये दाइयों से, LHV से, मिडवाइफ से सफाई बच्चेदानी की मत करवाया करें। अगर आपका बच्चा ज़ाया होता है तो आपने जो टैबलेट ली हैं उसके बाद आप बड़े हॉस्पिटल में पहुँचें, किसी भी जो करीबी हॉस्पिटल है। इसी तरह से जो ज़चगी के दौरान, डिलीवरी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो मेरी अपनी हेल्थ वर्कर से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप मरीज़ को जल्दी रेफ़र कर दिया करें, वरना जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है उसका बच्चा ऑलरेडी मार चुका होता है, बच्चेदानी उसकी ढीली पड़ चुकी होती है। मतलब उन चीज़ों को फिर दोबारा सीधा करने में हमारी जो ट्रेनीज़ हैं वो 24-24 घंटे इन पेशेंट के सराहने खड़ी रहती हैं। अभी जो लास्ट पेशेंट जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इसके लिए हमारे ट्रेनीज़ यहाँ से भाग भाग के इन्हें खुद ब्लड लेके आए, क्योंकि आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो भी भाग जाते हैं। तो फिर हमारी डॉक्टर्स खुद जाके ब्लड लेके आती हैं। बच्चियाँ दिन का खाना जो 12 बजे खाना होता है वो शाम को 4 बजे खाती हैं। जो रात का खाना आम जो लोग हैं वो 8 बजे खाते हैं या 9 बजे, हमारी बच्चियाँ वो रात को 1:30 बजे खाती हैं। और उस पर भी अगर कोई खाना खाते हुए पेशेंट देख जाए तो ये कहते हैं कि डॉक्टर देखो खाना पे खानी है। तो ये सारे हमारे मामलात हैं। आप प्लीज़, जिस घर में बच्चियाँ डॉक्टर हैं वो तो सारी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जिस घर में नहीं है वो ये भी देखें कि ये, और आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये भी है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ लड़के तो पढ़ते ही नहीं हैं, सारी बच्चियाँ ही हैं। आप मेडिसिन में चले जाएं, सर्जरी में चले जाएं, गायनी में, तो फीमेल डॉक्टर्स ही हैं। इन बच्चियों ने अपने घर भी चलाने, अपने बच्चे भी देखने, अपनी फैमिलीज़ भी देखनी है, फिर यहाँ भी ये जान की बाजी लगा जाती हैं मरीज़ों को बचाने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग इनके साथ बात भी करें तो एक रवैया जो है आप लोगों का, उससे मुझे गिला है कि आप जब डॉक्टर से बात करते हैं इंतहाई जो है ना वो बाज़ दफ़ा आप लोग हो जाते हैं। ज़ाहिर है मरीज़ों के भी बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन ये है कि कोई भी डॉक्टर जो है ना वो जानबूझ के कभी भी कोई नेग्लिजेंस नहीं करता। और दिन रात जो है ना यहाँ डॉक्टर्स, अगर कोई किसी को यकीन ना आए तो हमारे साथ एक रात स्टे करके गायनी वार्ड में देखे तो उसको पता चल जाएगा कि पूरी रात जब लोग आराम कर रहे होते हैं तो ये लड़कियाँ, जब ये सुबह राउंड पे मैं देखती हूँ तो सबके पाँव सूजे होते हैं पूरी रात खड़ा रह के। तो इस तरह से ये सारी सिचुएशन है। तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताएं कि जो हाई रिस्क पेशेंट है वो हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको भी पता हो कि हमारे करने का काम नहीं है, इसको बड़े सेटअप में भेजा जाए। और जब हमारे पास मरीज़ आए तो खुदारा जब वो सिक पेशेंट है उसके साथ अटेंडेंट भी होने चाहिए, ब्लड की अरेंजमेंट भी हो, उनके पास दवाइयों का सामान भी हो, सारा कुछ। वो मेडिसिन भी फिर हमारे खाते पड़ती हैं, फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें मिलें ना मिलें वो भी डॉक्टर्स के सर पे जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ये सब लोगों को सोचनी चाहिए। और इस पर सब, अगर ये एक टीम वर्क है, जब कोई फैमिली बहुत कोऑपरेटिव होती है, उसका सिक पेशेंट भी हो, आमतौर पर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि हमें जितना ब्लड चाहिए होता है, जो अगर कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन है सब कुछ हमें अवेलेबल होती हैं। तो ये है कि अपने अपने लेवल पे हर बंदा जो है ना वो एफर्ट करे, और हम तो कर ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अशफाक साहिबा, जहाँ तक मेरे इल्म में है आपके पास इस वक्त यहाँ पे डिपार्टमेंट में
48 राउंड अबाउट राउंडिंग ऑफ डेटा कर लें 50 डॉक्टर्स हैं जो कि गायनी डिपार्टमेंट में आपके ज़ेर साया काम कर रही हैं। अब इनके साथ पैरामेडिकल नर्सिंग केयर अगर हम उसको WHO के मुताबिक देखें तो आपके पास कम से कम 200 नर्सिस होनी चाहिए, लेकिन आपके पास 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम रोटेशन पे 6 नर्सिस हैं टोटल। अब ये जो 200 नर्सिंग जो लोग हैं ये प्रोवाइड करना, पैरामेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करना, ये तो हुकूमत का काम है, ये आपका काम तो नहीं है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारी HR है जिसमें आपकी नर्सिंग स्टाफ है, जैसे स्पेशली ये DHQ में वैसे ही बहुत कम है हर ही डिपार्टमेंट में। और जैसे पीड्स है, जैसे हमारा गायनी है, यहाँ ऐसी ये 2 ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ हमें बहुत एक्सपर्ट और नर्सिस चाहिए और ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो वो चीज़ कम है, इसीलिए वो जो डॉक्टर्स हैं हमारी वो डबल काम करना पड़ता है उनको। जो हमारी ट्रेनीज़ डॉक्टर हैं उनको बाज़ बार दाइयों वाले काम भी करने पड़ते हैं, पोर्टर वाले काम भी करने पड़ते हैं। बाज़ बार वो स्ट्रेचर खुद धक्का लगा के ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचा रही होती है। हमारे पास कोई इतना समटाइम ऐसी सूरत हाल हो जाती है, तो वो ये सारी चीज़ें जो सिर्फ वही बंदा उसको महसूस कर सकता है जिसने कभी किसी ऐसी कंडीशन को यहाँ देखा हो करते हुए। अदरवाइज़ जब कोई प्रॉब्लम होता है तो झगड़ा करने के लिए और हंगामे करने के लिए तो यहाँ 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है। जो जिस बंदे को घर में कोई पानी भी ना डाल के दे रहा हो ना पीने के लिए, वो भी आके हमारे साथ जो है ना इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा कि जिसका लगेगा कि यही सबसे है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखिए सर्विसेज के लिए यहाँ बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी बेस्ट सर्विसेज दें पेशेंट को, ठीक है। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि कम्युनिटी की तरफ से हमें बहुत कोऑपरेशन मिले, हमें पता हो कि हमारा मरीज़ है ये, हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और कम्युनिटी की तरफ से भी ट्रस्ट किया जाए कि जो हो रहा है वो हमारे पेशेंट के लिए बेस्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें एक जो आपने बात फरमाई है प्रोफेसर डॉक्टर शादिया अशफाक साहिबा, आप यहाँ पे सरबराह हैं शोबा अमराज निस्वां जिसे गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े हस्पताल जिस हॉस्पिटल पे सबसे ज़्यादा वर्कलोड है, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर। और इसके साथ जो कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर, इसकी भी आप हेड हैं अपने शोबे की। आपने जो बात फरमाई है कि ख़ातून आपके पास पहुंची है, या तो वो दाई हैंडेड केस, इंतहाई ख़राब हुआ केस, शौक की हालत, शौक ये समझ लें सुनने वाले कि मौत की दहलीज़ पे खड़ी हुई माँ बहन बेटी यहाँ पे डॉक्टर शादिया अशफाक इनके यूनिट के पास जब पहुँचती हैं, ख़ुद इन्होंने बताया कि 3 घंटे से ज़ायद ये एक पाँव पे खड़े होके उस पेशेंट को देखती रहीं, और इनकी टीम ने इन्होंने मिल के उस पेशेंट की ज़िंदगी बचाई जो खुरटा उस कोटली के ज़िले के वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से आई। तो जब आप फल ख़रीदते हुए एक एक फल को आप टटोल के देखते हैं कि ये सेब दुरुस्त है या नहीं, जब आप दीगर चीज़ें ज़िंदगी की ख़रीदते हुए भाव ताव करते हैं, तो ज़िंदगी की कीमत इतनी कम कि आप एक नातजुर्बाकार, आप एक अनक्वालिफाइड बंदे के हाथ में अपनी माँ बहन बेटी बीवी की जान उसके सुपुर्द कर देते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब, आप क्या मेडिकल काउंसलर किस्म की कोई एक आध पोस्ट नहीं होनी चाहिए, गायनिकोलॉजिकल काउंसलर, कि जो सर आपको या आपकी टीम को खपाना पड़ता है वो थोड़ा सा उनको समझा दें कि यार आप देखिए ये आपके पेशेंट की कंडीशन है, क्योंकि आपका काम बढ़ जाता है। एक तो प्रोफेशनल भी आप काम कर रहे हैं, ऊपर से जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आपको डील करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि सम टाइम मैं आपको ये लास्ट अपनी कॉल का एक वाक़या सुनाती हूँ कि पेशेंट यहाँ से बंगरीला से रेफ़र होकर ही हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर ये होता है कि इसमें बच्चा, ये 9 मुहर्रम की बात है, उसने सिग्नल भी बांधे। तो हमारी क्योंकि इमरजेंसी थी, तो मैं वैसे ही शाम के टाइम सरप्राइज़ राउंड के लिए आई हूँ कि मैं सिग्नल नहीं आ रहे तो मैं देखूँ कोई ऐसा सिक पेशेंट तो नहीं है। तो मेरे साथ ही वो पेशेंट एम्बुलेंस एंटर हुई है। तो पेशेंट बहुत सिक थी, वो वहाँ उसका ट्रायल ऑफ लेबर उसको देते रहे, वो डिलीवर नहीं हुई, वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया। तो यहाँ जब वो पेशेंट पहुँची, एनेस्थेटिस्ट हमारे OT में ही थे, मैंने उसकी लैब चेक की, देखा तो मैंने कहा बेबी अभी ज़िंदा है तो उसको फ़ौरन हम निकाल लें ताकि बच्चा भी बच जाए, माँ भी। तो मैंने जो है ना एक और पेशेंट जिसका हमने सिज़ेरियन रेडी किया था, मगर उसकी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं थी, हमने उसको रिक्वेस्ट की, अल्लाह उनका भला करे, वो एक बहुत कोऑपरेटिव फैमिली थी। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ये मरीज़ सीरियस है आप ये हमारा सामान ले लें, जब इनका आएगा तो हम ले लेंगे। सम टाइम हमें ऐसी अरेंजमेंट भी करनी पड़ती है। लड़कियां मैंने अपनी दौड़ाई, उन्हें जाके ब्लड बैंक से ब्लड लेके आए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी की, बच्चा भी खैर वाफियत से डिलीवर हुआ, माँ भी ठीक होगी।
उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि जब वो उसका अटेंडेंट सामान लेके आया पेशेंट का, तो जब हमने उसको रिप्लेसमेंट जिस बंदे से हमने लिया था उसको देने लगे, तो उसने हमारी ट्रेनीज़ की वीडियो बना ली, उस बंदे ने वो वीडियो बना ली। और मुझे ट्रेनीज़ ने आगे कहा कि मैडम ये बंदा तो हमारी वीडियो बना रहा है। तो फिर मैंने उस बंदे को अंदर बुलाया। बाबा जी की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, जहाँ भी कहीं वो होंगे वो ज़रूर सुन लेंगे, उनको पता होगा, क्योंकि मैं उस वक्त भी उनके साथ बड़ी सख्ती से पेश आई थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपकी जितनी औरतें हैं वो तो सब हिजाब में, और आपने मेरी बच्चियों की वीडियो क्यों बनाई है? तो वो कहने लगे कि जी मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो सामान ऑपरेशन थिएटर का मेरा मंगवाया गया है ये फेयर है कि नहीं, मैंने किसी को ये पिक्चर्स और वीडियो सेंड करनी है। तो मैंने कहा कि आपका क्या ख्याल है, ये सिरिंजेस या ड्रिप एंड डॉक्टर अंदर पी रहे हैं या कुछ है, या आपके मरीज़ पे ही लगा है? बल्कि जो दूसरे पेशेंट का अटेंडेंट था उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं दे सकते तो हमारी तरफ से सदका ही सही हो ना। मगर वो फिर उससे हमने कहा कि मोबाइल मैंने उसे वापस लिया और फिर मैंने वो वीडियो डिलीट करवाई उससे। तो ये नेगेटिव रवैया सोसाइटी में, हर बंदा यहाँ पे जर्नलिस्ट बना हुआ है, और जो जर्नलिस्ट हैं इल्ला माशाल्लाह उनकी भी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी हमारे सामने है। अच्छा, ये वाक़या जो प्रोफेसर डॉक्टर शादिया इशफाक साहिबा, ये जो आप बता रही हैं, फिर इसका ड्रॉप सीन क्या हुआ? ड्रॉप सीन यही हुआ कि मैंने उसको बुला के बाबे को, फिर उसको मैंने समझाया और उसको मैंने बताया कि मेरी ये डिजिग्नेशन है, और आपको किसी और हॉस्पिटल में किसी जगह पे भी आपको इस वक्त आखिर टाइम में कोई प्रोफेसर नहीं मिलता, लेकिन मैं इधर मौजूद हूँ, आपके पेशेंट के लिए आई हूँ। आपकी सक्सेसफुल सर्जरी हमने की है, आपका बच्चा भी बच गया, माँ भी बच गई। बजाय ये कि आप थैंकफुल होने के, आप हमारी ऑडिट करने के लिए आपको किसने इजाज़त दी कि आप वीडियो बनाएं? और हमने वो वीडियो डिलीट करवाई खैर उससे। और फिर उसके बाद बहरहाल जब मैंने उसको किया तो उन्हें फिर वार्ड में खैर पेशेंट शिफ्ट कराई। पेशेंट को तो हमने रखना ही था, लेकिन कहने का ये मसला बात है कि यहाँ जिसका दिल करता है वो जिस वक्त वो अपनी ऑडिटिंग शुरू कर देता है। और फिर ये वो वाक़या था कि जिससे मैं जाके अपने घर अपनी बेटियों से ये कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको डॉक्टर बनाऊँ, इसलिए कि यहाँ कोई वो ट्रस्ट लेवल है ही नहीं है। और यहाँ जब इस तरह के रवैये लोगों की तरफ से आते हैं तो बंदा सोचता है या अल्लाह अपना घर बार बच्चे फैमिली छोड़ के आप 2 घंटे पेशेंट के साथ लगे रहे, और एंड पे ये है कि वो आपको क्वेश्चन मार्क उठा रहा है आपका कि जिसका सामान से इस्तेमाल भी हुआ है कि नहीं हुआ। और बच्चियाँ हमारी खुद अपनी बच्चियाँ खुद जाके हमारी ट्रेनिंग डॉक्टर जाके ना ब्लड बैंक से लेके आई हैं। और दूसरी तरफ आपने दूसरी इंतहा भी बता दी कि दूसरी फैमिली जो कितनी अच्छी थी कि उन्होंने पहले तो अपनी बारी कुर्बान की, फिर उन्होंने अपना सामान भी कहा कि आप ये यूज़ कर लें, और आखिर में जब उन्होंने इस तरह का फिशी या अजीबोगरीब सा बिहेवियर शो किया, शक भरा, डाउटफुल थे वो, उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से आप सदका रख लें। इस तरह के अच्छे लोग भी हैं हमारे मुआशरे में। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो दुनिया कायम है। अच्छे लोग हैं तो बिल्कुल दुनिया कायम है, अदरवाइज़ तो फिर ये बड़ा वो डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ये मैं ये कह रही हूँ कि देखें, आप एक पेशेंट इतनी सिक कंडीशन में लेके आते हैं, आपको पिछली कंडीशन का नहीं पता कि आप जो पिछले 6 घंटे से अगर एक आप पेरिफी के सेंटर में बैठे हुए हैं, वहाँ आपका पेशेंट मिसमैनेज हो रहा है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना सिक पेशेंट लेके आए, आगे मैनेज हो रहा है, आप 2 लफ्ज़ बोल ही दें कि चले हम इतनी बुरी हालत में आए थे, आपने अर्जेंट और विदिन 30 मिनट्स मैंने पेशेंट को एवैक्यूएट कर लिया कि मैंने कहा बच्चा बच जाए, अगर हम लेट हो गए सामान के इंतजार में ये तो बच्चा पेट में फोत हो जाएगा। तो इस तरह की ये तो 1-2 वाक़यात मैंने आपसे शेयर किए हैं। इस तरह की मल्टीपल चीज़ें ऐसी आती रहती हैं। तो आम तौर पे तो लोगों का यही है कि जब खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है मैटरनल, तो उसके अंदर रूट काज नहीं देखी जाती, लेकिन जनरली एक बात कर दी जाती है कि डॉक्टर ने राग काट दी, नस काट दी, ये हो गया। डॉक्टर एक बड़ा लफ्ज़ बोला जाता है डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टरों की गफलत से। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर जो 6000 मरीज़ यहाँ आता है साल में, हमारी 6000 डिलीवरीज़ हैं, और 6000 में हमारे इस पिछले पूरे साल में 6 मोर्टेलिटीज़ भी नहीं है मैटरनल डेथ हमारी। आप परसेंटेज तो देखें ना कि परसेंटेज कितनी कम है। पिछले 6 मंथ में हमारी कोई मैटरनल डेथ नहीं हुई थी, और बहुत सिक पेशेंट आए। 3 HP वाले पेशेंट हमने मैनेज किए, 4 HP वाले अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से गए। 2-3 जो मैटरनल डेथ हुई वो अनफॉर्चुनेटली हुई उनकी थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन, जो मैंने पहले आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में खून थोड़ा थिक हो जाता है, और वो क्लॉट जो है ना, अगर एकदम क्लॉट ट्रैवल करके लंग में चला जाए तो वो पेशेंट जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं। इवन इसमें भी हमारी एक पेशेंट को एमनियाटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ, जिसमें वो बच्चे का पानी चला जाता है वेसल में। तो हमने उसको भी अर्जेंटली विदिन 20 मिनट्स मैंने पेरीमोर्टम से किया। बेबी को ट्विंस प्रेगनेंसी थी, दोनों बच्चियाँ डिलीवर की, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वो पेशेंट रिवाइव भी होगी हमारे पास, तो बच भी गई वो पेशेंट। तो इस तरह की बेतहाशा मिसालें, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप ये भी देखें कि टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हैं, और जितनी जो डिलीवरीज हैं उसमें हमारा परसेंटेज कितना है। अच्छा, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर शादिया अशफाक साहिबा, हम देखते हैं कि मीरपुर के लोग, अल्लाह का शुक्र है कि साहिब सरवत, अल्लाह का करम इन पे है। पूरे आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो
माली कंडीशन है, चाहे वो मजदूरी करने, मेहनत करने, मिडल ईस्ट के पुंछ डिवीज़न के लोग या मुजफ्फराबाद डिवीज़न के लोग, सऊदी अरब के या मीरपुर के लोगों ने अल्लाह ने मौका दे दिया यूरोप और बरतानिया जाने का। इनमें साहिब दिल लोग भी हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर उनकी ख्वाहिश होती है कि कुछ गरीब लोगों की, कुछ मरीज़ों की मदद कर दी जाए। तो मैं देख रहा हूँ आपके गायनी डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन माओ बहनों बेटियों की जो कि गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके लिए इस सेटअप को ऑन किया जाए। आप क्या समझती हैं, अगर कोई साहिब सरवत मुखय्यर हजरात इसको ऑन करना चाहें तो इस डिपार्टमेंट को और अल्टीमेटली कम्युनिटी को, गरीब लोगों को, गरीब इंसानों को फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, ये तो सदका जारी है। जो अगर ऐसी कोई भी एफर्ट करेगा तो वो तो अपने लिए दुनिया में तो अच्छा करेगा ही करेगा, अगले जहान में भी अपना अच्छा कर लेगा। क्योंकि बेसिकली देखें, हमारी जो हमारे हालात हैं, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, अगर ये DHQ हॉस्पिटल ना हो तो मैं ये समटाइम मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ये हेल्थ कार्ड पे पेशेंट आता है तो सारी दवाइयाँ उसको फ्री मिलती हैं। आजकल इवन एंटीबायोटिक्स भी हमारी फ्री आ रही हैं। तो ये मतलब एक सजेशन जो आपका प्राइवेट में तकरीबन 80-85,000 तक कास्ट करता है, यानी कि 80-85 हज़ार रुपया लग जाता है, वो यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। उसमें सारी सर्विसेज भी फ्री हैं, उसमें हेल्थ कार्ड पे दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, एंटीबायोटिक वार्ड में फ्री आ रही है। कोई इक्का दुक्का चीज़ कोई हम शाज़ो नादर ही मंगवाएं, जो अवेलेबल नहीं है तो मंगवाते हैं, अदरवाइज़ इतनी बड़ी सर्विसेज हैं ये। तो नॉर्मल डिलीवरी भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन लोगों के पास हेल्थ कार्ड होते हैं वो हेल्थ कार्ड से उनकी मेडिसिन आती हैं, और बाकी जो हॉस्पिटल में जो एडमिशन फ़ीस है कोई 500 या जो भी 1000 रुपया वही है। प्राइवेट में देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में भी प्राइवेट में तकरीबन 40,000 से ऊपर प्लस क्रॉस कर जाती है, सिजेरियन में 80 प्लस क्रॉस कर जाता है। तो ये आम बंदे के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी। इवन आम क्या, आप मीडियोकर के लिए भी मुश्किल है कि वो प्राइवेट जाए। जिस बंदे ने एक जिसके पास जॉब है, जिसने अपने बच्चे भी पालने हैं, पढ़ाना भी है, साथ बीमारियाँ भी साथ ही लगी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा अगर कोई ऐसी लोग आएँ आगे। क्योंकि वैसे भी हमारा ये जो गायनी वार्ड अब ये डिमोलिश होने जा रहा है, तो हमें इसको दोबारा से नए सिरे से बनाना पड़ेगा। हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तो इसमें लास्ट टाइम डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब मेरे मेहमान थे, उससे पहले प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया साहिबा आपकी जो कोलीग हैं, डॉक्टर साइमा वो थीं, उससे पहले प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साबिक प्रिंसिपल बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज वो थे। अच्छा, ये बात यहाँ पे मेरे इल्म में आई है जो आप साहिबान ने ही बताई है कि गायनी वार्ड के अंदर 60 बेड की या 70 बेड की कैपेसिटी है आपकी, और वो तकरीबन 100% हर वक्त ऑक्यूपाइड होते हैं, और बाज़ औक़ात शायद आपको डबलिंग भी करनी पड़ जाती है। बेड नहीं है, मरीज़ आ गया, अब उसे आपने वापस तो नहीं भेजना ना। अब इस कैपेसिटी को आप आलमोस्ट डबल करने जा रहे हैं नई बिल्डिंग में जो आप एक शिफ्ट हो रहे हैं आर्जी तौर पे, लेकिन वर्कलोड तो इससे भी ज़्यादा है। मेरा इशारा उस तरफ है कि अगर कोई बंदा कहता है देखिए जी 200 बेड का मैं गायनी यूनिट आपको बना के दे देता हूँ, तो ये एक पॉजिटिव गेस्चर होगा सोसाइटी के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो हमारी ये बड़ी कंजस्टेड वार्ड है, इसमें बेसिकली जो है ना, बेसिकली यहाँ तकरीबन 46 जो बेड्स हैं ना, जो रिकमेंडेशन है ना, हमारी जो आइडियल रिकमेंडेशन है कि एक जो हॉल है उसमें अगर 4 बेड हैं तो 4 ही बेड होने चाहिए। लेकिन हम आइडियल से बियॉन्ड हैं, क्योंकि हमें 4 के बजाय 6, जिस रूम में 4 बेड की कैपेसिटी है हमें 6 लगाने पड़ रहे हैं। तो ये हमने इसको स्ट्रेच करके जो है ना वो 60 पे ले गए हैं। बल्कि इस लास्ट मंथ की बात है, हमारा एक दिन ऐसा था जब 72 पेशेंट थे हमारे वार्ड में, और हमारे पास 64 या इतनी की गुंजाइश थी। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमें लग रहा था हमें मेडिसिन सर्जरी में या कॉरिडोर में बेड लगवाने पड़ेंगे। तो ये बड़ी स्पेस की तो वाकई हमें ज़रूरत है। एटलीस्ट हमें 100 बेड हॉस्पिटल चाहिए जो गायनी ऑब्स के लिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है। हमने देखा इस्लामाबाद में पेम्स में डॉक्टर सईदा बतूल होती थी, डॉक्टर गजाला होती थी, उनसे हमारी मुलाकात, प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना साहिबा से होली फैमिली में हमारी मुलाकात थी। इसी तरह अस्मा तनवीर उस्मानी साहिबा प्रोफेसर साहिबा, उनसे हम चंद चीज़ें एजुकेट होते थे। आपने SOGP नाम की एक यहाँ पे सोसाइटी बड़ी ज़बरदस्त नावल किस्म की बनाई थी। प्रोफेसर डॉक्टर फरीदुल ज़फ़र साहब तशरीफ़ लाए थे लाहौर से, कार्बन FJ से लेके बहुत से मेडिकल कॉलेजेस के आप वहाँ पे वो प्रिंसिपल भी रहे, VC भी रहे। अच्छा, अब ये जो आपकी जो सोसाइटीज़ हैं जिनमें आप अपने डॉक्टर्स को एजुकेशन देते हैं, ज़ाहिर है कि शॉर्टकट तालीम का, तरबियत का कोई नहीं है। आप जो तजर्बा एक नशिस्त में दे सकते हैं अपने जूनियर्स को, वो कई किताबें नहीं दे सकती। तो ये सीखने सिखाने का, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला भी जारी है आपका?
जी बिल्कुल, ये कोविड में हमारा थोड़ा सा ये हो गया था, हमने इसको ज़ाहिर है कोविड की पाबंदियों की वजह से ख़त्म हो गया था तकरीबन। तो उसके बाद से फिर दोबारा हमने SOGP की जो लास्ट ईयर हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसकी हमने प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप कराई थी। एक मेरे यूनिट ने कराई थी, एक डॉक्टर साइमा की यूनिट ने कराई थी। उसमें हमने जो हमने करवाई थी हमारे यूनिट ने, उसमें हमने जो स्किल सिखवाई थी, बेसिक स्किल सिखाई थी कि नॉर्मल डिलीवरीज कैसे होती है, इंस्ट्रूमेंट कैसे लगाए जाते हैं, अगर PPH हो जाए। उसमें फिर हमने पेरिफी से LHUs को भी बुलाया था, डिफरेंट फीमेल मेडिकल ऑफिसर जो पेरिफी में हमारी हॉस्पिटल में, उनको भी सबको इनवाइट किया था। मोहिउद्दीन से भी हमने इनवाइट किया था। इसी तरह से डॉक्टर साइमा लोंग की यूनिट ने जो वर्कशॉप कराई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हम सीनियर सेक्शन के रेट को कैसे काम कर सकते हैं, उस पर उन्होंने सारा एक किया था। तो ये हमारी 2 अच्छी वो एक्टिविटीज़ हुई थी। उसके बाद अब जो साथ साथ जो हमारे अपने इंस्टीट्यूट के लेवल पे तो सारा कुछ चलता रहता है। जैसे अगर हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का डे है, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, या जो आपकी सेफ़ अबॉर्शंस हैं, इस पे तो कोई ना कोई हम छोटा मोटा लेक्चर या इस तरह की चीज़ प्रेजेंटेशन अपने डिपार्टमेंट में हम रखते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, हम देखते हैं जितने इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं, इनकी रिसर्च पेपर्स जो हैं वो शाये होते हैं। अब ज़ाहिर है मेडिकल कॉलेजेस, 2 मेडिकल कॉलेजेस मीरपुर में हैं, पूरे कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। तो आपके भी रिसर्च पब्लिकेशंस, ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी, 20 लाख की आबादी को आप अकेले यहाँ पे आपका यूनिट कैटर कर रहा है यहाँ पे, तो आपको भी यकीनन ये मौका मिलता होगा कि आप नई स्टडीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश करवाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी डिफरेंट स्टडीज़ जो पब्लिश हो भी चुकी हैं, और अभी कुछ जो हैं हमारी जो ट्रेनीज़ हमारे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अब हमने उनको इनकरेज किया है कि वो आर्टिकल्स लिखेंगे, डिफरेंट टॉपिक हमने उनको दिए हैं और बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। मेरी 1-2 स्टडीज़ थी जिसमें मुझे ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद जो है ना साउथ अफ्रीका के जो राइटर्स हैं, उन्होंने फ़ीडबैक दिया कि आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कौन सा एरिया है ये, यहाँ पर हमें फ़ीडबैक दें और हमसे शेयर करें अपनी फ्यूचर स्टडीज़ भी। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ज़रा इसके बगैर तो फिर मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल जो है ना वो उसका नहीं है। तो गोया जिस तरह हम देखते हैं कि दुनिया के बेस्ट कार्डिक सर्जन मकबूदा जम्मू कश्मीर के हमारे एक डॉक्टर साहब का नाम अरसे से आता है कि वो एरोप्लेन्स पे जाके कंसल्टेंट लेवल की सहूलियात अमेरिका में मुख्तलिफ जगह ट्रैवल करके वो देते हैं। तो गायनिकोलॉजी में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो जौहर काबिल है ये किसी से कम नहीं है। जी, इसमें जो हमने ये जो हमारा जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमने पार्ट 2 के ट्रेनिंग्स को एजुकेट कर रहे हैं, तो ये 4 साल जो ट्रेनिंग्स हमारे पास रहते हैं, तकरीबन इस वक्त दोनों यूनिट्स में मिला के 30 के करीब ट्रेनिंग्स हैं। तो 30 लोग समझो आप हम ट्रेन कर रहे हैं। ये बच्चियाँ जो है ना, कोई रावलाकोट से बिलोंग करती हैं, कोई हजीरे से, कोई भीमबर से, कोई कोटली से, कोई दूर दराज इलाकों की बच्ची हैं। जब ये पूरे 4 साल हमारे साथ रहेंगी और पूरे उस प्रेशर से और सारा इनको टॉलरेट करना आ जाएगा और सब, तो ये फिर जाके अपने अपने इलाकों में सर्व करेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितना हमारा पहले पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई भी गायनी ऑप्स का जो ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, फिर सबसे पहले CMH मुजफ्फराबाद में गायनी ऑप्स का ट्रेनिंग सेंटर बना और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद कश्मीर की फ़र्स्ट सुपरवाइज़र थी गायनी ऑप्स में। 2011 में मैं सुपरवाइज़र बनी थी ये गायनी ऑप्स के लिए, और ये हमारे किसी भी जो गवर्नमेंट सेटअप था उसकी पहली सुपरवाइज़र थी मैं। तो मेरे जो अब वो वाले ट्रेनीज़ हैं, वो अल्लाह का शुक्र है JK मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कोई गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और कोई उसके बाद कुछ दूसरे सिटीज़ में चले गए। तो ये चीज़ है कि जो दिए से दिया चलेगा। तो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है हमारा मीरपुर में बन गया मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल, साथ ट्रेनिंग हमारी रिकगनाइज़ हो गई। फिर रावलाकोट में ट्रेनिंग रिकगनाइज़ हो गई। इस वक्त रावलाकोट में भी 8-10 बच्चियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं। वहाँ डॉक्टर मरीम है, बहुत हमारी मेहनती गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वहाँ वो ट्रेनिंग करवा रही हैं उनको। तो ये ट्रेनिंग बेसिकली हम करवा इसीलिए रहे हैं कि जब ये अपने अपने इलाकों में बच्चियाँ जाएंगी तो वहाँ जाके जो है ना ये बेहतर सर्विसेज देंगी और पेशेंट्स की मुश्किलात जो है ना वो कम होंगी। करने वाला काम ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे करने वाला काम है कि जितने हमारे सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ एनेस्थीसिया की फैसिलिटी हो, लेबर रूम प्रॉपर हो, इक्विपमेंट प्रॉपर हो, तो ही बच्चियाँ जाके फिर अपनी स्किल्स भी शो कर सकती हैं ना। खाली हमारी प्रेजेंस से खाली कुछ नहीं होना, सिर्फ हमें एक अच्छे सेटअप भी चाहिए सारी जगहों पे। तो फिर एक वक्त आएगा कि हमारा जो THQ का लेवल है इंशाल्लाह वहाँ भी FCPS गायनोकोलॉजिस्ट बैठी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर शादिया इशफाक साहिबा आपकी ज़ुबान मुबारक करे। यहाँ पे मैं उन पावर कॉरिडोर से मुखातिब हूँ जो मेरे प्रोग्राम के, हमारे इन प्रोग्राम्स के जो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और दूसरा जो हमारा ये मेडिकल प्रोफेशनल प्रोग्राम है, जिसमें हम हकीमों और नीम हकीमों को नहीं बल्कि क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स जो हैं इनको जहमत देते हैं। ये हमें हमारी पूरी सोसाइटी को एजुकेट करते हैं। उन पावर कॉरिडोर से मैं मुखातिब हूँ
कि हस्पताल में एक अच्छा स्ट्रक्चर फ्राहम करना ये रियासत की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है। हस्पताल के अंदर डॉक्टर को वो मेडिकल इक्विपमेंट, वो मेडिसन, वो सर्जरी का इक्विपमेंट फ्राहम करना रियासत की और हुकूमत की, आसान अल्फाज में सियासतदान की ज़िम्मेदारी है, ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर की ज़िम्मेदारी क्या है कि वो अपने आप को प्रोफेशनली पूरी दुनिया में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें चल रही हैं, अपने आप को अप टू डेट रखें और वो स्किल उनको उसी तरह आता हो जिस तरह अमेरिका, न्यू जर्सी, मैरीलैंड या लंदन, बर्मिंघम, बरतानिया में बैठे हुए जो डॉक्टर्स हैं उनको पता हो, वही काम इनको भी पता हो, ये कर सकते हों। लेकिन जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं ये फ्राहम करना रियासत, हुकूमत, जो हम आम अल्फाज में सियासतदान कहते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो मेहरबानी करके उन्हें कहें कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। टाइम के बिल्कुल हम एंड की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शादिया अशफाक साहिबा, आपने बहुत कीमती वक्त अपना इनायत फरमाया है। अब देखिए जी, LOC के इलाके में लट से बाग में कोई वहाँ पे खातून बैठी हैं, कोई मुजफ्फराबाद के वो वहाँ बैठी हैं चकोठी वगैरह में, कोई इधर तत्ता पानी की तरफ बैठी हैं। तो अब उनको डॉक्टर साहबा ने बताया कि अच्छा भाई पहले महीने की प्रेगनेंसी है, आपने वो गोश्त खाना है, प्रोटीन पूरी होनी चाहिए, लोहे की अज्जा वाली चीज़ें आप खाइए, फल खाइए। तो ये तो बड़े महंगे हैं, सस्ते सोर्सेज हैं कोई? जी बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है कि हम सारा, बेसिकली बात ये है कि एक तो ये है कि जितनी भी फीमेल हमारी प्रेगनेंसी, एक तो रिपीटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, बेसिकली जो चीज़ प्रमोट करने वाली है ना हमारी, वो ये कॉन्ट्रासेप्शन है कि वक्फा जिसे कहते हैं, कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 2.5 से 3 साल का वक्फा हो, तो उसमें जो नेचुरल फूड भी उस पर जो खातून है उसको घर में मिल रही है, कम से कम उससे उसकी एनीमिया की करेक्शन हो जाएगी, खून की कमी दूर हो जाएगी। हमारे यहाँ होता ही है कि हर साल प्रेगनेंसी उसमें भी वो पेशेंट इतनी मेल नरिश्ड हो जाती हैं कि उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम्स हैं। तो फौलाद की गोलियाँ गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और ये बड़ी सस्ती गोलियाँ होती हैं, फोलिक एसिड स्टार्ट में दी जाती है, बाद में आयरन सप्लीमेंट हैं, बहुत सारे सेटअप हैं। जैसे इस वक्त हमारे DHQ हॉस्पिटल में हमें DHO ऑफिस की तरफ से टैबलेट मिली थी, फौलाद की मुफ्त गोलियाँ हम दे रहे हैं। तो ये टैबलेट मुख्तलिफ आपकी LHWs LHVs वगैरह ये प्रोवाइड करती हैं आपको, तो कम से कम मेडिसिन ज़रूर लें। और बाकी जो है गोश्त, फल, सब्ज़ी, दालें, जो पेशेंट आती है वो अगर मुझसे पूछे क्या खाएं, मैं कहती हूँ जो आपके घर में पकता है वो आप खाएं, और खाएं ज़रूर, वक्फे से खाएं, हर चीज़ लें, दाल भी लें, सब्ज़ी भी लें, गोश्त भी लें, अंडा भी दें। देहातों में लोगों ने अपनी, देहातों की तो जो फूड है मेरा ख्याल है वो शहर के मुकाबले में बहुत बेहतर है। वहाँ जो थोड़ा बहुत वो खाएंगी वो खालिस होगा। मुर्गी उनकी अपनी है, अंडा उनका अपना है, गोश्त अपना है, यखनी अपनी है उनकी, दूध भैंसें उनका अपना देती हैं, गोश्त आमतौर पर मुर्गियाँ उन्हें खुद पाली होती हैं, तो उनकी भी बड़ी बैलेंस डाइट होती है। सब्ज़ी वो जो खाते हैं वो देखें केमिकल्स के बगैर होती है। अपने खेतों में सब्ज़ी लगाते हैं, जो ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे पालक होगी, सस्ता फल खाएँ, ज़रूरी नहीं है महंगा खाएँ, अमरूद खाएँ, आप बेर खाएँ, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, खुबानी लें, जो भी आपको अवेलेबल है। हाँ जी, तो इसमें प्रोफेसर डॉक्टर शादिया अशफाक साहिबा, मैं एक और इशू की तरफ आपकी रहनुमाई चाहूँगा। मुझे अच्छी तरह याद है आज से चंद साल पहले आप और आपके जो साहब बहादुर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक साहब मेरे मेहमान थे रेडियो पाकिस्तान पे ही, और आपने मुझे बड़ी एक अमेजिंग चीज़ बताई थी कि फिस्टुला सर्जरी आप दोनों मियाँ बीवी मिलके यहाँ पे करते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन इखलाकी ज़िम्मेदारी समझ के जो इस तरह के केसेस आते हैं, सेंचुरी आप कर चुके थे, तो अभी भी ये फिस्टुला सर्जरी जारी है। ज़रा फिस्टुला लोगों को गाइड भी कर दें, ये मुसीबत होती क्या है और इससे इलाज क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अल्लाह का शुक्र है, हमने फिस्टुला रिपेयर डिस्ट्रिक्ट बाग से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। डॉक्टर साहब ने, हम लाहौर में, मैं गंगाराम में जॉब की थी, डॉक्टर साहब लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, तो हमने आज़ाद कश्मीर आना ही आना था। हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने इलाके में जाएंगे, तो कैरियर का आगाज़ हमने बाग किया, जो हमारा भाई जगह भी है। 2008 में हमने ज्वाइन किया वहाँ, 2008 से 2011 तक हम बाग में रहे। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि 2008 से 2011 तक तकरीबन 4 लाख की आबादी जो थी उसको मैं सिंगल गायनेकोलॉजिस्ट बाग में DHQ में कैटर कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 आवर 7 डे सर्विसेज मैंने वहाँ दी हैं।
मैंने हाई रिस्क पेशेंट एक से बढ़ के एक किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैटरनल डेथ वहाँ 0 रही है और ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी हुई है। वरना जब मैं भाग गई थी तो लोगों ने कहा था कि यहाँ आमतौर पे गायनेकोलॉजिस्ट दिन की रोशनी में आती है लेकिन जाती रात के अंधेरे में है। लेकिन मेरी बड़ी बाइज़्ज़त रही वहाँ जॉब, मैंने बहुत वहाँ सर्विसेज दी, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अभी भी लोग बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं लोग अभी भी सम टाइम। बल्कि आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि फारवर्ड कोटे से एक मरीज़ आई है मीरपुर ऑपरेशन करवाने के लिए DHQ में। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह की बंदी, फारवर्ड कोटे के बाद बाग आता है, बाग के बाद मुजफ्फराबाद आता है, फिर पिंडी आता है, फिर मीरपुर आता है, तुम्हें ये रास्ता दिखाया किसने? उसने कहा कि नहीं मेरा ऑपरेशन पेचीदा था, मुझे बाग में किसने कह दिया कि ये सिर्फ डॉक्टर शाजिया करेंगी और आपको ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ आई। तो यहाँ मैंने उसको भी बड़े बाइज़्ज़त तरीके से हमने रख के सर्जरी करके 2 दिन रख के भेजा। तो लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। वहाँ से हमने फिस्टुला रिपेयर स्टार्ट किया था। फिस्टुला बेसिकली एक ऐसी बीमारी है कि जब होम डिलीवरीज़ या कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज़ होती हैं दाइयों के पास, तो नॉर्मल डिलीवरी अगर बहुत पेचीदा हो जाए तो उसमें मसाना जो है ना उसकी थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और छोटे पेशाब का और जो आपका जो बर्थ ट्रैक है, जो डिलीवरी की जेनिटल ट्रैक होता है उसका एक ही रास्ता बन जाता है। तो पेशेंट का अपने ना छोटे पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, तो वो हर वक्त ना यूरिन उसका निकलता रहता है जिससे उसके सोर्स हो जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, उसके कपड़े यूरिन की स्मेल आती है, उसके बेड लोग उससे नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह की ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बल्कि जो पहला हमने मुजफ्फराबाद में जो फिस्टुला रिपेयर किया वो बच्ची यंग बच्ची थी, जब उसकी 18-19 ईयर में शादी हुई, उसके बाद जब उसको फिस्टुला बन गया तो उसको डिवोर्स हो गई और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल लाइफ उसने देखी और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने उसका किया, बड़ा अल्लाह का शुक्र है आज तक हमने जितने फिस्टुलास किए हैं बाग में, मुजफ्फराबाद में भी, मीरपुर में 100% सक्सेस रेट रहा है। और इसका क्रेडिट मैं डॉक्टर शफाक को ही दूंगी क्योंकि सारे कॉम्प्लिकेटेड, बेशक मैं उनको असिस्ट कराती हूँ लेकिन सारे जो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलास होते हैं आमतौर पे ये बड़ा अच्छा हमारा अल्लाह का शुक्र है ये रहा है। बल्कि पहले लोग यहाँ से जाते थे इस्लामाबाद, वहाँ होटलों में रहना पड़ता था, फिर फिस्टुला सेंटर में स्टे करना पड़ता था सारा। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये सर्विसेज यहाँ भी दी जाती हैं और बहुत ज़्यादा ये एक डिफ़िकल्ट कंडीशन है जिसमें पेशेंट बहुत एग्नी में होता है। उसमें मुझे याद है प्रोफेसर डॉक्टर शेर शाह सैयद साहब, एक आपके प्रोफेसर हैं, कराची से शायद बिलोंग करते हैं, उनकी तहरीरें, राइटर भी हैं बड़े अच्छे वो, इस इशू पे उनकी मुतअद्दिद तहरीरें आई हैं। तो थोड़ा सा सोसाइटी को भी समझने की ज़रूरत है कि ये एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है और कसूर वही जहालत है कि जो आपको कहती है जी कि एक दाई के पास पेशेंट को ले जाओ। मैं आज ही आपके ज़ाहिर है कि जो डॉक्टर साहिबान के डिफरेंट फोरम्स हैं मैं उनका मेंबर हूँ। एक डॉक्टर साहब में रोना रोया हुआ था कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं कि मेरे पास पेशेंट आई, मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हें ये फ़लाँ एहतियातों की ज़रूरत है, बेबी तुम्हारा माशाल्लाह ठीक है लेकिन तुम्हें ये एहतियातें करनी होंगी। और कहने लगी कि जब वो चंद एक माह के वक्फे के बाद आई तो उन्होंने बताया कि उसके बाद वो एक दाई के हथे चढ़ गई थी और वो बेबी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो एहतियात की ज़रूरत है, इसमें समझने की ज़रूरत है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जी बिल्कुल ऐसा ही है स्पेशली। और दूसरी बात ये कि एक देखें कॉम्प्लिकेशन अगर सपोज हो गई है ना तो इसको स्टिग्मा नहीं समझना चाहिए, सोच लो छुपना नहीं चाहिए, आप उनको लेके आएँ। बल्कि इस रेडियो पाकिस्तान के थ्रू मैं पूरे मीरपुर डिवीज़न में ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा पेशेंट है जिसका फिस्टुला बन गया है, जिसका छोटे पेशाब वाला रास्ता फ्री है डिलीवरी के बाद या बड़े ऑपरेशन के बाद, सर्जिस भी बाज़ पेरिफेरी में हों या कहीं, तो सर्जरी के दौरान भी ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो वो ज़रूर आएँ हमारे पास DHQ डिवीजनल हेडक्वार्टर मीरपुर हॉस्पिटल में। तो यहाँ हम जो है ना इस तरह की हर सर्विसेज उनको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर उनके पास हेल्थ कार्ड है तो उनको मेडिसिन भी मिल जाती हैं, बाकी तो सारा कुछ फ्री होता है। तो बिल्कुल ना परेशान होने की ज़रूरत है ना दूर भागने की। लेकिन फिस्टुला से जो है ना वो प्रिवेंशन जो है ना वो ज़रूरी है और वो होगी हेल्थ एजुकेशन से ही कि जब हम अपनी डिलीवरी सेफ़ डिलीवरीज हम करेंगे तो फिर जाके हमारी बचत होगी इससे। प्रोफेसर डॉक्टर शादिया अशफाक साहिबा जो बातें कह रही हैं, हमें बता रही हैं, कीमती वक्त दे रही हैं, ये तमाम सोसाइटी के लिए है। ये लाखों कश्मीरी, मिलियंस ऑफ कश्मीरीज़ और करोड़ों पाकिस्तानी जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, ये औलाद जो अल्लाह ताला हमें देते हैं, ये गायनी डिपार्टमेंट जो है ये स्कीम ऑफ अल्लाह मियाँ, अल्लाह पाक की जो स्कीम है नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने की, उस हवाले से इंसानों की खिदमत करने वाले हमारी माँओं बहनों बेटियों की खिदमत करने वाले अजीम डॉक्टर्स हैं। इन्हें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ़ ये है कि एक पुरखुलूस मुस्कुराहट आपसे चाहिए,
आपका मेहरबान थोड़ा सा रवैया चाहिए और ड्यू रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो एक इंसान दूसरे इंसान पे करता है, ये पाकीज़ा किस्म के जो जज्बात हैं, ये थोड़ा सा आप कन्वे करेंगे। रुपया पैसा ये बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये अल्लाह पाक ने देना ही देना है। किसी न किसी सूरत में कोई भी डॉक्टर, कोई भी लेडी डॉक्टर किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलते। डॉक्टर साहिबा, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। माओ बहनों बेटियों को आप डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर से बहसीयत सरबराह शोबा अमराज़ निस्वां गायनिकोलॉजी आप क्या पैगाम देंगी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें, ये डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ये आप सब का है, ठीक है, और ये अवाम का हॉस्पिटल है। ये अवाम को सर्विसेज देने के लिए है। यहाँ जो भी पेशेंट आए, हम मोस्ट वेलकम, और हम जो है ना अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरी जान लगा के कोशिश करते हैं पेशेंट की वेलफेयर के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए सारा कुछ। लेकिन मेरी बस यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ दौरान हमल रेगुलर अपना मायना करवाते रहें, अपनी फौलाद की गोलियां खाते रहें, खून की कमी ना होने दें अपने, और डिलीवरी जो है ना वो किसी एक्सपर्ट सेंटर से कराएं, और पेचीदगी की सूरत में अर्ली आप आ जाएं, और जब आप आएँ तो अपने साथ थोड़े से फैमिली के ऐसे मेंबर ले आएँ जिसमें हमें ब्लड की ज़रूरत हो तो ब्लड डोनेट कर सकें, और बाकी आपके जो लवाजमात हैं वो, और बाकी जो डॉक्टर्स है वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं सारा कुछ। यहाँ पे इस वक्त डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। इनसे पहले डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब थे। उनसे पहले मुख्तलिफ़ औक़ात में डॉक्टर अरशद साहब रहे, डॉक्टर मुश्ताक साहब रहे, डॉक्टर बशीर साहब रहे। ज़ाहिर है कि ये दुनिया है, ये सफ़र आगे की तरफ चलता रहता है। आज जिस सरबराह की सीट पे आप बैठी हैं, मुमकिन है कल आपकी तरक्की हो जाए और आपका कोई स्टूडेंट आपकी जगह बैठा हो। तो यहाँ के MS साहिबान जितने भी हैं माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं। आमिर साहब भी अच्छे आदमी हैं जी, इसमें कोई शक नहीं, वो यंग एनर्जेटिक MS हैं, और इससे पहले जो डॉक्टर फ़ारूक नूर रहे हैं उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की। उससे पहले डॉक्टर अरशद थे जिनका लगाया हुआ पौधा था ये जो पार्ट 2 की ट्रेनिंग्स का, फिर उसको जो परवान चढ़ा वो उसको हतमी शक्ल दी डॉक्टर फ़ारूक ने दी, और उनकी भी कोविड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर फ़ारूक की सारा कुछ। उसके बाद अब जो हमारे प्रेजेंट जो हैं MS साहब डॉक्टर आमिर अजीज़, ये यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और सबसे बड़ी बात ये है सर की कि सर गाइनिंग को नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब वो हर फोरम पे हमारे लिए बोलते हैं, हर डोनर के साथ हमारे लिए बोलते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कि वो कहते हैं कि सबसे पहला जो है ना मेरा एजेंडा गायनी है कि मैंने इसको ठीक करना है, और मैंने एक रिस्पेक्टेबल जगह देनी है पेशेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी, और एक स्पेस देनी है आपको, और इसके लिए वो अपने तौर पे बहुत कैंपेन चला रहे हैं। और हमने भी उनसे यही कहा है कि हम हर फोरम पे, हर जगह पे आपके साथ हैं, जहाँ आपकी कोऑपरेशन चाहिए होगी हमारी, हम ज़रूर करेंगे। लेकिन वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे याद है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर आज़ाद कश्मीर में न्यू जर्सी आजकल वो कुछ कर रहे हैं, वहाँ मुजाहरा वगैरह, थोड़े से बीमार भी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनकी हमशीरा तशरीफ़ लाई थी डॉक्टर सलमा नूर साहिबा, आप और वो मिल के तमाम लोग कुछ सर्जरीज़ कर रही थी। वो क्या कर रहे थे आप लोग? वो बेसिकली मिनिमल एक्सेस सर्जरी थी। डॉक्टर सलमा आई थी, उन्होंने बेसिकली ये कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन होता है, तो वो हमने कुछ प्रोसीजर किए भी थे। वो बेसिकली ये कि जो हमारा टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसी की कंटिन्यूशन थी। तो उसमें जो हमारे फॉरेन कंसल्टेंट हैं, ये आपको पता है एक गमले में जितने डिफरेंट कलर के फूल लगे होंगे ना वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो ये डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी एक ऐसा ही गमला है कि जिसमें डिफरेंट जगहों से आगे कंसल्टेंट, कोई किसी इलाके का है, कोई किसी इलाके का है, और वो अपने साथ एक अपनी एक काबिलियत और एक ये मतलब एक मुख्तलिफ जो है ना टैलेंट जो है ना, हर बंदे का एक अपना टैलेंट है, तो इससे बड़ी लर्निंग बढ़ जाती है आपकी ना। आप कोई चीज़ें किसी से देख के सीखते हैं, कोई किसी, और सीखने का अमल जो है ना आपको पता है मौत तक जारी रहता है। तो जी बिल्कुल, तो फिर उनके आने से भी हमें बड़ा हुआ, बड़ी पॉजिटिव थी वो, बड़ा उनने हमारे साथ अच्छा लिजान रहा। और इसके बाद भी उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट भी जब भी हम पाकिस्तान आएंगे तो हम ज़रूर कोई ना कोई ऐसी वर्कशॉप कराएंगे जिसमें यहाँ के हमारे जो लोकल ट्रेनिज़ हैं, कंसल्टेंट हैं, वो ट्रेन हों। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब, मुतअद्दिद मरतबा उनका मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ। अरबपति नहीं खरबपति आदमी हैं और अच्छे इंसान हैं। उनके अंदर मैंने जज्बा देखा है कि वो एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। अल्लाह करे कि वो अब मटेरियलाइज़ करने में कामयाब हों। इसी तरीके से निसार अंसर अब्दाली साहब, मुख्तलिफ मौक़े पे उनके इंटरव्यूज़ मैंने किए।
उनके अंदर भी सोच दर्द दिल मौजूद है। जो वो इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ हैं जनरल ज़हीर साहब, ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल सेटअप से आए हैं, और डीजी हेल्थ जनाब डॉक्टर आफ्ताब साहब अरसे दराज से पार्ट एंड पार्सल हैं महकमे सेहत का। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम लोग प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अशफाक साहिबा, सरबरा शोबा गायनिकोलॉजी, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर, इनकी जो प्रोफेशनल गुफ्तगू जो कि इंतहाई दर्द दिल पर मबनी है, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। और ना सिर्फ मीरपुर डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, बाग, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, हवेली, जितने 10 अजला हैं, सब के सब अजला में वहाँ पर माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जो सहूलियात हैं वो मुहैया करेंगे। इसका अजर देगा आपको रब। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।